दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से धुआंधार तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे क्लास 9 का एग्जाम 11 और 12 तारीख को आप लोगों का होने वाला है, तो बस बिल्कुल फोड़ देना है। चलिए फिर से हम लोग का शुरू हो चुका है आगाज रन का, और युग बदलने की तैयारी। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। आज हम लोग आप लोग का क्लास 9 का शानदार क्लासेस शुरू हो रहा है। शाम को आप लोगों का आज 7 बजे लाइव क्लास भी होने वाला है। जरूर जुड़िए, शाम को डेली 7 बजे क्लास 9 का लाइव। भाई जो इसको पढ़ लेगा ना, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फोड़ देगा। चलिए फटाफट से देखते हैं आज की शानदार सवालों को। टॉप 40 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में धमाल मचाएगा, और 100% बिल्कुल इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं और लास्ट में जरूर बताइए 40 में से आप कितना का जवाब दे पाए। जी हाँ, और चलिए देखते हैं सवालों को। दूध है, दूध क्या है? मिल्क इज। तो दूध आपको पता है द्रव है, ठोस है, गैस है कि बीईसी? तो दूध आप लोगों का द्रव हो जाएगा। भाई जो भी बह सकता है क्या है, वो द्रव होता है ना, तो दूध क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है क्या? अधिक होता है, कम होता है, अत्यधिक होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखो, आप हवा में हाथ चला के देखो ना, आराम आराम से चला सकते हो। पानी में हाथ थोड़ा हिलाओगे तो थोड़ा सा रुकावट होगा, बट ठोस यानी दीवार में, दरवाजा में कहीं भी हिलाओगे, मारेगा आपका हाथ ही फोड़ देगा, इतना जोश लगेगा। तो क्यों आपको रोक लेता है? पानी थोड़ा बहुत रोकता है, बट हवा रोक रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसके कणों के बीच आकर्षण बल ही नहीं है भाई। इसलिए क्या होता है, जो हवा के यानी गैस के जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है ना, बहुत ही कम होता है। ठीक है, मतलब कम होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्का होता है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, बर्फ जल से हल्का होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, पूरा झारखंड में फैला दीजिए। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? जब गैस को गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बेटा, जब गैस को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? अब गर्मी का सीजन आ रहा है, आप किसका कपड़ा पहनना चाहोगे? पॉलिस्टर का, सिल्क का, सूती का कि सिंथेटिक का? तो बोले सर हम लोग सूती कपड़ा मिलेगा ना, बहुत आराम से रहेंगे। तो सूती कपड़ा गर्मी के दिनों में आरामदाह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, धन आवेशित होता है, आवेश विहीन यानी कोई आवेश नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो याद रखिए, प्रोटॉन जो होता है ना, वो धन आवेशित होता है। क्या होता है? धन आवेशित। हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो याद रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोले क्या सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम आवेश होता है, समान आवेश होता है? बिल्कुल समान। बस प्रोटॉन पर क्या होता है? धन यानी प्लस वाला होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन पर प्लस हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, परमाणु भार बराबर होता है, यानी परमाणु भार बराबर क्या होता है? तो परमाणु भार न्यूटन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, या न्यूटन और प्रोटॉन के बराबर होता है? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, परमाणु भार बराबर होता है न्यूटन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है ना, न्यूटन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, यानी N+P इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे के सारे हो जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में बेटा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु का नाभिक, मान लो ये नाभिक है यहाँ पर, तो इसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर? तो इलेक्ट्रॉन इसका चारों ओर चक्कर लगाता है। KLMN कक्ष होता है, जैसे K कक्ष हो गया, ये L कक्ष हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्लियर है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन के परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन अक्रिय गैस है? नाइट्रोजन, नियॉन, क्लोरीन की ऑक्सीजन? तो इनमें दिए गए ऑप्शन में आपको पता है नियॉन जो है ना, वो एक अक्रिय गैस है। इसके अलावा आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये सब भी अक्रिय गैस ही होता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में ना 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए बेटा, वो क्या हो जाएगा? वो आपका अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? जी हाँ, केनाल किरणें। तो केनाल किरणें ना धनात्मक किरण पुंज है, पॉजिटिव। तो धनात्मक इनमें से कौन है बता दो? प्रोटॉन है, बिल्कुल। तो केनाल किरणें प्रोटॉन का किरण पुंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो देखो यहाँ पर समझने वाला बात है,
एक होता है समस्थानिक और एक होता है समभारिक। समस्थानिक में क्या होता है, समान परमाणु संख्या। कहीं दिख रहा है क्या भिन्न परमाणु? नहीं। भिन्न रासायनिक? नहीं। समान पर, बिल्कुल। समस्थानिक में क्या होता है, समान परमाणु संख्या। वही अगर समभारिक पूछता कि भाई समभारिक बराबर क्या होता है, समभारिक क्या होता है, तो समभारिक मतलब होता है समान भार, यानी समान परमाणु द्रव्यमान संख्या जब होता है ना उसे बोलते हैं समभारिक या फिर भिन्न परमाणु संख्या। समस्थानिक में क्या होता है, समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या। और जबकि समभारिक में क्या होता है, समभारिक मतलब समान भार, तो समान परमाणु द्रव्यमान और भिन्न भिन्न परमाणु संख्या हो जाएगा उसमें, ठीक है। बट इसमें समस्थानिक पूछा तो सिंपल याद रखना समान परमाणु संख्या। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जानते हो सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमें परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो इसका परमाणु संख्या सब लोग जानते हो 11 होता है। कम से कम ना दोस्त 20 तक याद करके रख लेना, ठीक है, तो भाई मजा हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब 11 कैसे देखते हैं, पहला कक्ष में 2, फिर हमेशा 8, दूसरा में 8 होता है, उसका 2 8 10 हो गया, कितना बचा 1, यानी जो अंतिम कक्ष में है कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 1। आपको परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया 2 8 1, तो 2 8 1 ऑप्शन में 4 सही हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। बोल रहा है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो देखो क्या है, परमाणु द्रव्यमान पूछा है ना आपको। अभी हम बताएं कि परमाणु द्रव्यमान निकालोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या को जोड़ोगे, तो 18 न्यूट्रॉन है तो 18 लिख दिए, 17 प्रोटॉन है तो 17 लिख दिए, दोनों को जोड़ दोगे भाई 35 आ जाएगा, तो 35 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या बात है। देख अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। मान लो एक रास्ता है, चौकोट रास्ता, आप यहाँ घर से निकले, वापस यहाँ गए यहाँ पर, फिर यहाँ मोड़ में पहुँच गए, यहाँ चाउमीन समोसा बर्गर सब कुछ खा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कितना दूरी चले, तो इतना प्लस इतना ये दूरी चले। अगर हम बोले सर विस्थापन क्या है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहला वाला बिंदु और अंतिम बिंदु का जो कम दूरी होगा ये आपका विस्थापन हो जाएगा। समझ में आया। तो विस्थापन मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे कम दूरी होता है, लोएस्ट डिस्टेंस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यहाँ पे गए समोसा बर्गर खाए, फिर एक झोला खरीद भी लिए और यहाँ पर वापस घर आ गए, ये भी तो हो सकता है। अब जब वापस यहाँ आ गए हैं तो दूरी तो आप इतना चल नहीं है भाई, लेकिन वापस उसी बिंदु पर आ गए ना, और इसलिए विस्थापन क्या होगा, पहले जिस बिंदु पर था उसी बिंदु पर हो गए, इन विस्थापन शून्य हो गया। तो इसलिए विस्थापन शून्य हो गया, दूरी शून्य हुआ नहीं हुआ। लेकिन ऐसे भी तो केसेस होता है कि मान लो वस्तु यहीं पर है, चला ही नहीं भाई, थका हुआ यहीं पर रह गया, तो इस केस में उसका विस्थापन भी शून्य हो गया और दूरी भी शून्य हो गया। मतलब हम लोगों ने दो केसेस देखा। क्या देखा कि एक में दूरी शून्य पहले वाला में नहीं हो रहा था, और एक जब वस्तु चल ही नहीं रहा है भाई तो दूरी शून्य हो जाएगा। यानी विस्थापन अगर शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। तो शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, 4 नंबर सही हो जाएगा। ऑडोमीटर मापता है क्या, चाल मापता है, दूरी मापता है, समय मापता है कि औसत चाल। तो ऑडोमीटर याद रखिएगा, देखिए एक होता है ऑडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर जो मापता है ना, चली गई दूरी को मापता है। क्या मापता है कि आप लोग गाड़ी चलाते हो, बिल्कुल चलाते होंगे भाई, गाड़ी चलाते ही होंगे ना सब लोग, तो ऑडोमीटर जो मापता है चली गई दूरी को मापता है। और स्पीडोमीटर देखो आगे में होता है भाई, कांटा ऐसे दिखता है, कितना वहीं वहीं घूमता है, कितना 60 किलोमीटर पर आवर चल दिखाता है। जितना चलाते हो तो चली गई स्पीड को, यानी चाल को मापता है। दोनों याद रख लीजिएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग डैश के तुल्य होता है। तो देखो इसको हम लोग अगर 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुना कर दो, बस 18 खत्म, तो 5 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। देखो जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है ना, तो आप सीधा सीधे 5/18 से गुना करना, और जब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो, आपको बदल दे कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, तो उसको कितना से गुना करना, 18/5 से गुना करना। सिंपल सा बात है, क्लियर है। अगला, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। तो किसी विशेष दिशा में जो कण की चाल होगा ना, उसे भाई क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या, वेग। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्लियर है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, कार्य का, त्वरण का वेग का। न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन आपका बल का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम कि इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन देखो गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, ठीक है। तो जो दूसरा नियम में ही आपका F = ma आता है, ठीक है, F = ma।
तो ये आपका बिल्कुल बल का परिभाषा देता है। ठीक है, तो दूसरा नियम हो जाएगा। और भैया बहुत सारे पहले नियम भी बोलेंगे, भाई नहीं पहला नियम है। ठीक है, कई जगह देखो आपको पहला नियम मिलेगा, बट पहला नियम बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, पहला नियम जड़त्व की परिभाषा है, बल की परिभाषा नहीं है। जो जड़त्व का नियम है पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम बल का परिभाषा देता है, याद रखिएगा। अगला, ध्वनिक तरंगों की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, कि तीनों में समान होती है? तो ध्वनि तरंग जो सबसे ज्यादा चलती है ना, ठीक है, ठोस में चलती है। किसमें? सबसे ज्यादा ठोस में होता है। ठीक है, अगला देखिए, श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है, यानी श्रव्य मतलब जितना हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज क्या है हम लोग साउंड का। तो श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 से कम में हम लोग सुन नहीं सकते हैं, और 20,000 से ज्यादा हम लोग कान का पर्दा फाड़ देगा। जिस तरह से आप लोग एग्जाम में पेपर फाड़ दोगे, मतलब भाई पढ़ोगे यहाँ विकास सर से तो एग्जाम में पेपर फाड़ना निश्चित है। ठीक है, मतलब भाई फोड़ दोगे, हर एक क्वेश्चन का गुरु तोड़ दोगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है। आवृत्ति एन तथा तरंगदेश लेमडा वाले तरंग की चाल भी में क्या संबंध है? तो एक फॉर्मूला होता है, भी इक्वल टू क्या होता है? एन लेमडा। क्या होता है बेटा? एन लेमडा, याद रखिएगा, भी इक्वल टू एन लेमडा। क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, भी इक्वल टू एन लेमडा, है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, काज का ऐसा मात्रक होता है, काज का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। शक्ति का वाट होता है। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का मान, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक बड़ा जी का मान याद रखिएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बड़ा हो जाएगा, देखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर 2 में है ना, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 4 वस्तुएं PQRS के द्रव्यमान क्रम 5, 10, 15 तथा 20 kg है, किसका जड़त्व सबसे अधिक हो जाएगा? तो देखो, जिसका भार सबसे ज्यादा जड़त्व उसका सबसे अधिक। बोले कैसे सर? आप एक साइकिल को ढकेलोगे तो आराम से ढकेल लोगे, एक ट्रेन को ढकेलने बोलेगे तो भाई हिला तक नहीं पाओगे, बाइक को ढकोलेगे थोड़ा ज्यादा दिक्कत लाएगा, कार को ढकोलेगे तो नहीं ढकेल पाओगे अकेले। ठीक है, ट्रेन को तो भाई हिला भी नहीं पाओगे। मतलब जितना ज्यादा भार बढ़ रहा है उतना उसका क्या जड़त्व, जिस पोजीशन में उसका उसमें रहने का ही बढ़ रहा है। तो इसलिए जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर PQRS यानी S वाला सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा जड़त्व हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? तो ये आपका भी एक फॉर्मूला होता है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। याद रखना, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। देखो, जो नहीं आता है ना उसको कॉपी में नोट करते रहना, ये नहीं कि साले खाली वीडियो देख रहा है बस चल जाए काम। नहीं, जो नहीं आ रहा है मान लो कोई फॉर्मूला, उसको कॉपी में नोट कर लो, काम देगा आगे। ठीक है, तो कोई मैच कर रहा है सर, कोई मैच नहीं कर रहा है। देखो, तो यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू S। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हाँ, आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो आत्महत्या का थैला क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, वाटसन और क्रिक, की नॉल एवं रस्का। भाई ये क्या क्या विदेशी नाम कैसा देख रहे हो? तो ये रॉबर्ट हुक है। क्या है? रॉबर्ट हुक। अगला देखिए, जीन बने होते हैं DNA के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी से, लाइसोसोम से, या फिर क्रोमेटिन धागों से। तो याद रखिए, जीन मतलब होता है जीन्स, जो जेनेटिक्स होता है वो DNA के खंड से होता है। ठीक है, DNA में होता है वो। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं। तो याद रखिए, रंगीन यानी जिसमें रंग होता है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि रंगहीन। क्या? रंगहीन। रंगहीन मतलब इसमें रंग नहीं होता, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अलग अलग है, याद रखिएगा। रंगीन बोलेगा तो क्रोमोप्लास्ट, रंगहीन बोलेगा तो ल्यूकोप्लास्ट। रक्त है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है, अस्थायी उत्तक है, वसीय उत्तक है कि हरित लवक? तो याद रखिएगा, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। क्लियर है? क्या हो जाएगा? तरल संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न है, रतौंधी कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, हार्मोनों की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग है, कुपोषण से उत्पन्न रोग है, विटामिन A की कमी से उत्पन्न रोग है? तो रतौंधी याद रखिएगा, ये एक अनुवांशिक रोग होता है, हार्मोनों की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है कि कुपोषण से उत्पन्न? विटामिन, देखो तो विटामिन A की कमी से ये उत्पन्न रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन A की कमी से उत्पन्न रोग हो जाता है ये। अगला, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है लैटेक्स, सेलुलोज, सुब्रीन की लिग्निन। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सुब्रीन। क्या हो जाएगा? सुब्रीन। नेक्स्ट, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं क्या? संवेदी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक की कंकाल उत्तक? याद रखिएगा, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं एपिथेलियम उत्तक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्वों की कमी से होती है? तो एनीमिया जो बीमारी है ना भाई, वो आयोडीन या फिर आयरन, तांबा, जस्ता,
किसकी कमी से होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, एनीमिया जो होती है आयरन की कमी से होती है बेटा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक दीर्घकालिक रोग है, एक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज इज, क्या हो जाएगा? मलेरिया, एक्जिमा, जुकाम की हैजा। तो जो एक दीर्घ रोग होता है ना, इसमें आपका मलेरिया भी नहीं आएगा, जुकाम भी नहीं आएगा, ठीक है। एक्जिमा और हैजा में क्या होता है बताओ? तो इसका एक्जिमा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्जिमा, ठीक है, जो चमड़ी पर होता है। देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध क्या है? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का स्तर बढ़ रहा है तो क्या होता है? समुद्र तल के उठने से बढ़ रहा है, ओजोन परत के अपक्षय से बढ़ रहा है, अम्ल वर्षा से बढ़ रहा है, चक्रवात से। तो देखिए, ओजोन परत का जो अपक्षय हो जा रहा है ना, ठीक है, इससे क्या हो रहा है? हानिकारक जो है हमारे पृथ्वी पे हानिकारक गैसें रह जा रही है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं, उसे जैव रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव रसायन। मलेरिया का रोग वाहक है, क्या है? मलेरिया का रोग वाहक क्या है? मलेरिया मक्खी से होता है, मच्छर से होता है, तिलचट्टा से कि चूहा से? तो मलेरिया होता है मच्छर से ना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। रासायनिक पदार्थ, वस्तु, प्राकृतिक संपदा के उपयोगी पदार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संपदा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था दोस्तों आप लोग का टॉप 40 क्वेश्चंस। और इस प्रकार के और ज्यादा सवाल चाहते हो, एग्जाम में फोड़ना चाहते हो, वही चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो हर एक एग्जाम में धुआं उड़ाने के लिए। जी हाँ, जिस प्रकार 10th वालों हर साल फोड़ते हैं उसी प्रकार आप लोग भी तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, शानदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर एक वीडियो को देखो, फोड़ के रहेंगे भाई, हर एक क्वेश्चन का गुरूर तोड़ के रहेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।